नमस्कार, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत। मेरा नाम है नेहल मोदी। दर्शकों, पिछले कुछ समय से भारत की अगर हम बात करें तो विश्व स्तर पे उसको कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत है अभी उभर कर आ रहा है। विकास के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी अब मतलब भारत की कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसको दर्ज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी नोंद ली जा रही है। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। हम जैसे बात करें कि पिछले करीब जो 3-4 महीने और खास करके मैं तो कहूंगा कि जो 20 जनवरी के बाद वाला जो टैरिफ से लेके जो भी विश्व में अभी मुद्दे चल रहे हैं, तो भारत ने कहीं ना कहीं एक मैच्योर अपनी इमेज बनाए रखी है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल। आप देखिए कि सबसे पहले आपने विकास की बात की, तो जहाँ तक भारत का सवाल है, दुनिया में कई अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जो बड़ी संकट से गुजर रही हैं, जैसे जापान की, चीन की, अमेरिका की, यूरोप की। लेकिन भारत अकेला शायद ऐसा देश है जिसमें आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और इस साल भी 6.8% का जीडीपी ग्रोथ बताया गया है। हो सकता है 7.2 तक पहुंच जाए, लेकिन भारत में एक स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी है। एक तो ये विकास के मामले में ये सबसे बड़ी बात है भारत के लिए। दूसरा, जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय मामलों का सवाल है, हम देख रहे हैं पिछले 20 जनवरी जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से दूसरी बार राष्ट्रपति बने अमेरिका में, उसके बाद से कई घटनाएं हुई, हम सब जानते हैं, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप भी भारत को इग्नोर नहीं कर पाते। जो आप देखिए कि चाइना के साथ चाइना पर उन्होंने 145% तक टैरिफ लगाया जी। और दूसरे देशों पर भी काफी लगाया उन्होंने। भारत पर अभी उन्होंने ऐसा कोई नया टैरिफ लगाने की घोषणा नहीं की है। 26% जो उन्होंने लगाया था अभी भी उस पर कायम है। 26% में भी 10% तो उनका जो बेसिक बेस टैरिफ है वो कायम है। ये सभी देशों पर लगाया उन्होंने। तो अभी 9 जुलाई तक इसकी 3 महीने की जो अवधि दी थी, उसके पहले भारत को अमेरिका में कोई न कोई समझौता होने की संभावना है ट्रेड एंड टैरिफ के मामले में। और उसके बाद में भारत में कई परिवर्तन होंगे, जैसे कृषि के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, डिफेंस में। और भारत में जो मेड इन इंडिया वाला प्रोग्राम मोदी जी ने चलाया है पिछले 10 साल में, उसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार में हम सब ने देखा कि मेड इन इंडिया के जो हथियार थे बहुत सारे, उनका सटीक उपयोग पाकिस्तान में किया गया ऑपरेशन ब्लू सिंदूर के दौरान। और उसमें हम सब जानते हैं, ये बात पूरी दुनिया में सबको मालूम है कि टर्की के बनाए हुए ड्रोन्स और चाइना के बनाए हुए जो हथियार जो पाकिस्तान को दिए गए थे वो किसी काम नहीं आए उनके। भारत ने पहली बार पाकिस्तान में घुसकर, 1971 के बाद से पहली बार हुआ है, ये पाकिस्तान में घुसकर भारत ने आतंकवादियों की कमर तोड़ी है। अभी ऐसी फिर से रिपोर्ट्स आई है 2-3 दिन पहले कि उन जो टेररिस्ट कैंप्स को भारत ने बर्बाद कर दिया था, वहाँ पे फिर से पाकिस्तान उनको रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, रीडेवलप कर रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, केवल ये अभी एक रोका गया है कुछ समय के लिए। जैसे ही पाकिस्तान का कोई अगला हमला होगा तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से रीएक्टिव हो जाएगा। तो ये कभी भी हो सकता है। तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा है, ये भारत का आत्मविश्वास दिखाता है। दुनिया में आप देखिए कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ, अमेरिका में भी उसमें कूद पड़ा, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं मालूम है कि वो जीते या हारे हैं। सभी अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ईरान भी कह रहा है हम जीत गए, इजराइल भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है। बात ये आपसे जाननी है कि मतलब इजराइल चलो कहेगा कि हम जीते हैं, या ईरान कहेगा, अमेरिका क्यों कह रहा है? अमेरिका का क्या रोल? जो कतार से जो बेस से जो छोड़े वही एक सिद्धि है क्या? हाँ, वो बहुत ज्यादा उसमें नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने हमला जरूर किया, लेकिन उस पर ज्यादा हमला, मुझे लगता है कि ये कंट्रोल्ड वॉर है। कोई भी किसी को पूरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहता। अच्छा, ये फर्क मैं इसलिए भी देख रहा हूँ क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमने ये देखा था कि पूरा सफाया कर दो, पर इस बार के अभी जो युद्ध हो रहे हैं उसमें खास ये भी एक प्रिकॉशन लिया जा रहा है कि ज्यादातर सिविलियन एरिया में
नुकसान ना हो, नुकसान ना हो। इसे कैसे देखते हैं आप? ये युद्ध पहले भी आप देखिए कि पहले भी युद्ध जो होते थे सेनाओं के बीच में होते थे, सिविलियंस के बीच में नहीं होते नहीं होते थे। तो अभी ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है, अब कितना कब तक चलेगा नहीं कह सकते, लेकिन अभी फिलहाल सिविलियंस की डेथ इसमें बहुत कम हुई है ना। इवन आप देखिए कि पाकिस्तान पे भारत ने हमला किया, लेकिन वहाँ पे सिविलियंस की डेथ नहीं हुई है। पाकिस्तान ने भारत पे जो हमला किया सिविलियन लोगों पे किया, लेकिन उनमें भी कश्मीर में खास तौर से जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर कुछ 30-40 लोगों की डेथ की खबर आई थी। वो पाकिस्तान की बदमाशी थी। तो अब की बार जो भारत ऑपरेशन सिंदूर का जो अगला चरण अगर वहाँ करता है तो इसमें सिविलियन डेथ होगी कि नहीं ये अभी कहना मुश्किल है। और ये पाकिस्तान गड़बड़ करेगा इसमें भी कोई शक नहीं है, वो चुपचाप बैठने वाला नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे जिस प्रकार से पीएम मोदी ने जो मिशन चलाया था कि स्वदेशी और खास करके ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाओ कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक समय था कि जब हमें मतलब डिपेंड रहना पड़ता था रशिया से या फिर इजराइल से कि उन्हीं की टेक्नोलॉजियों में यूज। अब परिस्थिति बदल चुकी है और उसका मतलब सबसे बड़ा और सटीक सबूत देखे पूरे विश्व में तो हमने जो पाकिस्तान पे जो ठिकानों पे जहाँ पे मतलब इतनी शार्पनेस कि वहीं पे वो निशाना दागा गया और 100% सक्सेस रेट हमें मिला, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आप देखिए कि ब्रह्मोस मिसाइल का एक उदाहरण देता हूँ मैं कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से बनी है और इसकी जो क्षमता है उसको देखकर रूस को भी चिंता होने लगी है। वो उसमें खुद शामिल है मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन इसका फर्क ये पड़ा है कि इंडोनेशिया और दूसरे कई देश जो हैं और फिर से जो टर्की से या दूसरे देशों से चीन से डिफेंस का सामान लेते थे वो फिर से विचार करने लगे हैं कि क्या हमें ब्रह्मोस मिसाइल ले लेना चाहिए। मिडिल ईस्ट के भी कुछ देश चाहते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल। ये एक बड़ी बात है कि भारत जो पहले इंपोर्ट करता था डिफेंस मटेरियल वो अब एक्सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात आपको बताऊं, लगभग 70-80 हज़ार करोड़ के डिफेंस मटेरियल भारत पिछले 2-3 साल में एक्सपोर्ट कर चुका है। अच्छा, पूरी दुनिया में। और ये अजरबैजान और आर्मेनिया तक गए हैं। आर्मेनिया भी हमारा एक नया डिफेंस पार्टनर बन के उभर रहा है। साइप्रस में प्रधानमंत्री जी भी गए थे कुछ दिनों पहले। साइप्रस में भी टर्की के खिलाफ जो सोचा समझा जाता है कि टर्की के खिलाफ जो भारत एक अपना वहाँ पर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बेस है ना, एक वहाँ पर अपने फेवर में एक वातावरण पैदा करना चाहता है। और दूसरे विश्व के दूसरे हिस्सों में भी तो अमेरिका और रूस चीन जो भी हो ये भारत को इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ा उदाहरण जो था कनाडा का, जैसे कनाडा में अभी ग्रुप ऑफ 7 की मीटिंग हुई, उसमें लोगों को लग रहा था कि भारत को इनवाइट नहीं किया जाए, लेकिन उन्होंने किया और इसके परिणाम भी अच्छे हुए। दोनों देशों के बीच में फिर से संबंध सुधारने की तैयारी हो रही है। दोनों देशों अपने देशों में हाई कमिश्नर अपॉइंट होने की बात हो रही है। तो भारत के डिप्लोमेटिक लेवल पर, जियोपॉलिटिकल लेवल पर, जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर भारत अब लगातार आगे बढ़ रहा है। थोड़ी गति कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन पीछे नहीं हट रहा है। ये एक बड़ी बात है कि ये बहुत वर्षों के बाद में ऐसा हुआ है कि भारत इतने सारे मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। डिप्लोमेटिक मोर्चों पर हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने अभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की 7 टीमें भेजी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वो 33 देशों में गई और उन्होंने भारत का पक्ष रखा और भारत को हर जगह पर समर्थन मिला है आतंकवाद के खिलाफ। दूसरा, एक राजनाथ सिंह जी का भी SCO में गए थे शंघाई, हाँ पिछले हफ्ते की बात है। तो उन्होंने भी वहाँ पर जो भारत का पक्ष मजबूती से रखा और जॉइंट स्टेटमेंट में सिग्नेचर करने से हस्ताक्षर किए। हम सब जानते हैं इस बात को, क्योंकि उसमें चीन ने ये बदमाशी की थी कि उन्होंने पाकिस्तान के कहने पर बलूचिस्तान में जो घटनाएं हो रही आतंकवाद की उसका तो जिक्र था उसमें, लेकिन पहलगाम का जिक्र नहीं किया था। तो इस तरह से भारत अब अपनी ताकत से सबको बता रहा है कि हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक ये बात जाननी है कि जैसे स्वदेशी मिसाइल की हम जब बात करते हैं तो हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान पे जो हमने जो अटैक किए उसके बाद पूरा जो विश्व है वो भी अब ये कंसीडर करने लगा है कि भारत के पास ज्यादा बेहतर डिफेंस टेक्नोलॉजी है, अच्छे हथियार है। फ्यूचर स्कोप कैसा है? बिल्कुल, आप देखिए एयर डिफेंस जो भारत का था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो इतना अच्छा रहा है, सब लोग जानते हैं इस बात को। और उसमें भारत में बनाए हुए बहुत सारे रडार्स वगैरह सब शामिल हैं। तो निश्चित रूप से भारत की जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है
वो अब बहुत तेजी से आगे उभर बढ़ेगी। कर आ रही है। बिल्कुल, भारत का जैसे तेजस विमान है उसकी बहुत डिमांड है, इंडोनेशिया भी चाहता है, दूसरे देश भी चाहते हैं। तो धीरे धीरे भारत के जो अपने मिसाइल्स हैं, आकाश है जैसे या पृथ्वी है, इनके तरफ विदेशों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। नाग मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, वो सब आगे आगे, अग्नि है जैसे। तो ये सभी चीज़ों पर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगले 10 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। तीसरी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इकोनॉमी तो बनने ही वाला है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत भी बन के उभर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं 1971 का वो किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ, जहाँ एक बार जो इंदिरा गांधी और निक्सन के बीच में आपस में कुछ बातचीत में टकराव हुआ था, और बांग्लादेश को जो मतलब आज़ाद करने की बात थी, तब पूर्व पाकिस्तान को अलग करने का मुद्दा, और 1914 के बाद की जो अभी स्थिति है वो आप कैसे देखते हैं? और पिछले जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जो हमने भी 2014 के, हाँ 2014 के बाद, जी 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 जी, उसमें हम एक समानता देख सकते हैं कि उस समय भी अमेरिका ने भारत को दबाने की कोशिश की थी 1971 में, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समय रिचर्ड निक्सन की बात नहीं मानी थी। और उन्होंने, या अमेरिका ने तो यहाँ तक धमकाया था कि बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां नौसेना का बेड़ा भी भेज दिया था, लेकिन तब तक युद्ध भी समाप्त हो चुका था और इसलिए उसका कोई महत्व नहीं रह गया था। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है कि सभी लोग इसकी, भारत की सफलता से इतने भौचक्के रह गए हैं कि हर कोई अपना, राष्ट्रपति ट्रंप भी 20-25 बार कह चुके हैं कि मैंने समझौता करा, मैंने सीज फायर करवाया, जबकि भारत कह चुका है, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि सीज फायर नहीं हुआ है अभी, ये हमने ऑपरेशन केवल रोका है, और इसलिए रोका है कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर। अच्छा, हाँ, ये हमने अपने आप में रोका है, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि ये फायरिंग बंद की जाए, इसलिए हमने ये रोका है। लेकिन चेतावनी भी साथ में दी है कि अगर आपने अगला हमला किया तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रुका हुआ है, वो फिर से शुरू हो सकता है। अच्छा, ये जो अपने रिवर्स वाला मामला था, सिंधु रिवर, वो तो अभी हम कह सकते हैं कि मतलब हमने कोई वो मतलब जिम्मेदारी छोड़ दी है, भारत ने मना कर दिया है कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा। और उसमें वो पाकिस्तान कुछ यूनाइटेड नेशंस में वो मुद्दा लेके गए थे, वो उसका कोई महत्व नहीं है, वो आर्बिट्रेशन में गया था वो, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना, पाकिस्तान सहयोग कर ही नहीं रहा है इतने सालों से, तो भारत ने अपनी तरफ से खत्म कर दिया मामला। बिल्कुल। सर, अभी कुछ दिनों बाद जब मतलब ये ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने वाला है, और सुना है मतलब उसमें चीन नहीं जा रहा है और रशिया नहीं जा रहा है। जब ब्रिक्स की बात करते हैं तो उसके जो 5 प्रमुख देश में तो ये 2 भी है। बिल्कुल। और खास तौर पे ये भी है कि भारत को खास न्योता दिया गया है, तो उसके बारे में जानकारी। बिल्कुल, ब्रिक्स के राष्ट्रपति ने, ब्राजील के राष्ट्रपति ने, ब्रिक्स का सम्मेलन जो अगले महीने में होने वाला है, उसमें मोदी जी को चीफ गेस्ट बनाया है। अच्छा। और ये उस देश पर निर्भर करता है जो ये इसकी मतलब ऑर्गेनाइज करता है, जो मेजबानी करता है, उस देश पर निर्भर करता है कि वो किस देश को चीफ गेस्ट बनाना चाहता है, वो उस पे होता है। तो उन्होंने इस बार मोदी जी को बनाया। तो इस बात पर जो खबरें आ रही है कि इससे नाराज हो गए शी जिनपिंग, और उन्होंने फैसला किया कि हम वहाँ ब्राजील में नहीं जाएंगे। अच्छा। रूस के राष्ट्रपति भी नहीं जा रहे, उनका कारण अलग है। 2023 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया था यूक्रेन के मामले में। अच्छा। तो जो देश ICC के सिग्नेटरीज हैं, यानी उसके मेंबर्स हैं, उनमें ब्राजील भी है और साउथ अफ्रीका भी है। तो साउथ अफ्रीका में पिछली बार जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था उसमें भी राष्ट्रपति पुतिन नहीं गए थे, और इस बार ब्राजील में भी नहीं जा रहे हैं। उनको ये डर है कि कहीं ये देश मुझे अरेस्ट न कर ले। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी राष्ट्रपति को इतना डर है कि दूसरा देश वाला मुझे अरेस्ट न कर ले, इसलिए नहीं जा रहे। इसलिए नहीं जा रहे। एक ये बात जाननी है कि जैसे पुतिन नहीं जा रहे वहां पे, तो मतलब वो रशिया छोड़ के कहीं पे भी जाएंगे तो अरेस्ट हो सकते हैं कि ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना गए थे, हाँ चाइना गए थे, भारत नहीं आए थे G23 में। हाँ बिल्कुल, G23 में भारत नहीं आए थे, मतलब तब भी वही रीजन था। तभी भारत भी उसका सिग्नेटरी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भारत भी सिग्नेटरी है, भारत नहीं आया था। चीन ने साइन नहीं किया? चीन ने साइन नहीं किया, चीन गए थे, इसलिए वहां जा सकते। हाँ, तो जो देश ICC के सिग्नेटरीज हैं, जिन्होंने ICC भारत ने साइन किया है, और अगर पुतिन यहाँ पे आते हैं तो ICC वाले उनकी धरपकड़ कर सकते हैं? धरपकड़ कर सकता है नहीं, भारत पर ये दबाव होगा कि उनको अरेस्ट करें। अच्छा, ओके।
वो बड़ी विचित्र स्थिति होती। हाँ, तो एक ये भी मामला था, भारत और रूस और हमने तो दोस्ती भी है, मतलब दोस्ती भी बहुत पुरानी है। तो एक ये समस्या भी थी, वो एक तरह से भारत के लिए अच्छा हुआ कि वो अच्छा, यहाँ नहीं हाँ, आए नहीं आए, वो। सही है, और संभालना मुश्किल हो जाता जी है। जी और एक आखिरी सवाल की, जब मतलब ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमने निपटाया, अच्छी तरह से निपटाया, और उसके बाद जो डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो हमने कुछ जो जो 7 डेलीगेशन विशेष जो डेलीगेशन हमने भेजे थे, उसमें मतलब जो जो लीडर्स को हमने भेजे थे, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं मोदी सरकार ने चुन चुन के बहुत उनको पसंद किए थे, तो बहुत उसके अच्छा। बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आप देखिए शशि थरूर जी के बारे में सब जानते हैं, उसमें नया कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो बहुत बढ़िया डिप्लोमेट रहे हैं और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जो थोड़े से मतलब ऐसे लोग हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध है लोगों से, उनमें वो शशि थरूर है। वो IFS में फॉरेन सर्विस में रह चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस में अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, न्यूयॉर्क में 20-25 साल रह चुके हैं। तो उनके बहुत अच्छे संबंध है और इसका फायदा मोदी जी ने उठाया। उनको अमेरिका में, ब्राजील में, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में उनको भेजा। इसके अलावा कांग्रेस के भी कई अच्छे लीडर्स हैं, सलमान खुर्शीद हैं, आनंद शर्मा हैं, मनीष तिवारी हैं। इनको भी मोदी जी ने इनके टैलेंट का उपयोग किया। ये बड़ी बात है कि विपक्ष में भी अगर अच्छे नेता हैं, टैलेंटेड लोग हैं, तो मोदी जी उनका राष्ट्रहित में उपयोग करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। असदुद्दीन ओवैसी को भेजा, ओवैसी जी को भेजा, और ओवैसी की देखिए उन्होंने भी कहा है कि भारत में जो इश्यूज हैं उनमें हमारे इंटरनल है, हम उसके मोदी जी के खिलाफ है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रहित का सवाल है तो हम एक है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी जहाँ वो गए, कनिमोझी अपने DMK के लीडर है, जहाँ ये लोग गए, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, सब लोगों ने भारत का पक्ष बहुत मजबूती से रखा। और भारत की डिप्लोमेसी में ये एक अभूतपूर्व घटना है कि सारे के सारे जो अपोजिशन पार्टीज वाले, बीजेपी के तो थे इसमें, अपोजिशन पार्टीज के लोग भी पूरी तरह से भारत सरकार के साथ हैं। तो ये भारत की एक एकता दिखाता है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, जो टैरिफ की अगर हम बात करते हैं, अगर 26% भी लग जाता है, तो अमेरिका का कुछ फोर्स ऐसा है, वो चाहता है कि कैसे भी करके हमें एग्रीकल्चर में एंट्री दे दो। भारत के जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर उनको एंट्री दी जाती है मतलब हमें काफी नुकसान होगा। आप ये स्थिति कैसे देखते हैं? हाँ, ये चिंता तो भारत सरकार को है और इसीलिए इसी मामले पर काफी बहस हुई है दोनों पक्षों के बीच। हमारे पीयूष गोयल जी, जो इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने भी कई दौर की बात की है अमेरिका के अधिकारियों से, वहाँ के मंत्रियों से। ये मामला एक टच्ची मामला है भारत सरकार के लिए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी 60% बिल्कुल एग्रीकल्चर पर आधारित है। बिल्कुल। अब अमेरिका के जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स भारत में आ जाते हैं, मान लीजिए, तो अमूल में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ। उदाहरण दे रहा हूँ मैं, अमूल पर 15-16 लाख परिवारों की रोजी रोटी है। बिल्कुल। गुजरात पे है ना, और इसके अलावा भी तो कर्नाटक में जैसे नंदिनी ब्रांड है, तो अलग अलग राज्यों में, दूसरे स्टेट में भी है, मध्य प्रदेश में सांची ब्रांड है। तो इनके किसानों पर, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, हाँ, उनके जीवन यापन पे क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अमूल इतना लोकप्रिय हो चुका है। मुझे याद, हम जब छोटे थे तो एक पोल्सन ब्रांड हुआ करता था ब्रिटेन का। बिल्कुल। तो पोल्सन के घी बटर आता था, तो लेकिन आज कोई जानता नहीं उसको। अमूल ने सबको ओवरटेक कर दिया। बिल्कुल। तो लोगों का जो भरोसा अमूल पर है वो इतनी आसानी से एंट्री नहीं मिलेगी, खत्म हो जाएगा। अगर एंट्री मिलती भी है तो भी लोगों को ये लगेगा कि अमूल से ज्यादा फ्रेश प्रोडक्ट मिलते हैं, अमेरिका से जो आते हैं वो तो फ्रोजन होते हैं। तो ये एक फर्क पड़ेगा उसमें। लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि समझौता कैसे होता है। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने पिछले कुछ महीनों में कुछ जो गतिविधियां भारत सरकार की ओर से हुई उसके बारे में चर्चा की, आगे भी इस प्रकार की चर्चाओं के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े चर्चा में, ये जो आपने अपना ज्ञान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। મિત્રો, आप YouTube ઉપરાંત Facebook, Instagram, X સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો। દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revolt.in ઓપન કરશો। ધન્યવાદ।